तो बच्चों आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, पेनिस। ओके, तो मेल के केस में अगर आप बात करोगे, पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और एक इरेक्टाइल टिश्यू के बना हुआ स्ट्रक्चर है जो सस्पेंडेड होगा प्यूबिक रीजन से इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। आप नेक्स्ट टॉपिक की बात करोगे तो वो कौन सा है, पेनिस। तो पेनिस जो है वो कैसा है, कौन कौन सा जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम इसको बोलते हैं ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ओके, कॉपुलेटरी ऑर्गन जो मीटिंग में हेल्प करता है। उसके बाद में आप बोलोगे शेप कैसा होता है इसका, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। और उसके बाद में आप बोलोगे इरेक्टाइल होता है। इरेक्टाइल के अलावा बच्चों सस्पेंडेड होता है, सस्पेंडेड फ्रॉम प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन से सस्पेंडेड होगा। कहां पर होगा, तो आप बोलोगे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ पेनिस। ओके, तो इन फ्रंट ऑफ सॉरी इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के सामने क्या होगा, वहां पर एक कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होगा, इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेनिस बोलेंगे। अब अगर इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो बच्चों तो वो किस तरीके का होगा, तो देखिए कुछ हम अगर सेक्शन इसका कट करें, टीएस कट करें, तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। तो इसमें देखिए बच्चों कई कॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे हमें, वो कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर ठीक है। तो ये एक हमने सेक्शन बनाया, उसका सेक्शन कट किया है किसका, पेनिस का, और उसके स्ट्रक्चर को हम शो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो दो कॉर्ड आपको दिख रहे हैं, ये वाले मैंने जो बनाए हैं दोनों कॉर्ड, थोड़ा छोटे बड़े हो गए लेकिन ये बराबर होते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये जो होते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, कॉर्पस कैवर्नोसम। ये स्ट्रक्चर जो है दोनों, एक ये और एक ये, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस कैवर्नोसम। तो कॉर्पस कैवर्नोसम कितने हैं बच्चों, तो आप बोलोगे दो, दो कॉर्ड दिख रहे हैं हमको। ठीक है, उसके बाद आप अंदर की तरफ जाओगे तो यहां पर आपको एक ये वाला कॉर्ड दिख रहा है, और इसको बच्चों क्या बोलोगे आप, कॉर्पस, कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, इसका नंबर कितना होगा, एक होगा। तो कॉर्पस स्पोंजियोसम ये, और दूसरा जो दो कॉर्ड हैं वो कौन से हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों मिला के अगर आप देखोगे तो बच्चों कितने हो गए, तो आप बोलोगे थ्री सिलेंड्रिकल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और ये बच्चों कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं।
स्पॉन्जी होते हैं और इरेक्टाइल टिश्यू के बने होते हैं। इसके बने होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू के बने हुए। ठीक है, तो दो कॉर्पस कैवर्नोसम और वन कौन होगा आपका, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, अब देखिए इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है स्पॉन्जियोसम का, वो एक बल्जिंग कोनिकल स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। समझिएगा इसको, मैंने बोला कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है ये क्या करता है, इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है, बल्जिंग पार्ट होता है, ये बच्चों क्या बना लेता है, बल्जिंग पार्ट आगे का जो होता है वो क्या बना लेता है, बल्जिंग पार्ट, इट इज नोन एज कोनिकल, कोनिकल है ना स्ट्रक्चर, और उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, वो जाना जाता है किस नाम से, ग्लांस पेनिस के नाम से। ठीक है, तो अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो अगर पेनिस का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा ऐसे, तो यहां पर अंदर की तरफ ये वेंट्रल साइड पे आपको एक कॉर्ड मिलेगा जिसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या बोलोगे बेटा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और यही आगे वाला पार्ट जो होता है ये क्या बना लेता है, इट फॉर्म द ग्लांस पेनिस। क्या बना लेगा ये बना लेगा ग्लांस पेनिस। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल दोगे, दैट इज द ग्लांस पेनिस। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये वाला वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड, और डॉर्सल साइड में दो आपके कॉर्ड जो आ रहे हैं उनका क्या नाम है, तो ऐसे दो कॉर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, ये एक कार्ड और एक ये कॉर्ड। तो इसको बच्चों हम क्या बोल देंगे, दे आर नोन एज, क्या बोलेंगे, कॉर्पस कैवर्नोसा। ये है ना, ये वाले, ये दोनों क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसा। ये क्या है बच्चों, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये क्या है, ग्लांस पेनिस। ठीक है, तो मैंने बोला कि एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ स्पॉन्जियोसम फॉर्मिंग अ बल्जिंग कोनिकल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ग्लांस पेनिस, है ना। और ये ग्लांस पेनिस जो होता है वो कवर रहता है एक रिट्रैक्टाइल स्किन से, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन और प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं, इस ग्लांस पेनिस को, जो ग्लांस पेनिस है बच्चों, ये क्या करेगा, ये कवर रहेगा, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, कवर्स बाई किससे, एक रिट्रैक्टाइल, रिट्रैक्टाइल का मतलब, रिट्रैक्टाइल का मतलब अपनी, अगर हम पीछे करें उसको तो अपनी प्रॉपर पोजीशन में फिर से आ जाए, तो वो रिट्रैक्टाइल बोलते हैं उसको। तो रिट्रैक्टाइल स्किन जो होता है, जो कवर करता है किसको, ग्लांस पेनिस को, एक फ्लैशी स्ट्रक्चर, कोनिकल स्ट्रक्चर को, उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फोर स्किन। मैं दूसरे पेन से लिखे दे रहा हूं, फोर स्किन, या उसी को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज प्रीप्यूस। क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे बच्चों, प्रीप्यूस। तो देखिए ये जो ग्लांस पेनिस है इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर होगा, ये जो ग्लांस पेनिस है इसके ऊपर एक जो है, इसके ऊपर स्किन होगा, और स्किन जो है क्या कर रहा होगा, इसको कवर कर रहा होगा इसको, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कवरिंग को, दैट इज नोन एज, जो ग्लांस पेनिस को कवर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रीप्यूस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन। ठीक है, चलिए अब यहां पर जब आप देखोगे इस कॉर्पस स्पोंजियोसम में, ये जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है इसमें एक ओपनिंग होगा, और इस ओपनिंग को बच्चों आप क्या बोलोगे, दैट इज द यूरेथ्रा या यूरेथ्रल ओरिफाइस, यानी कि ओरिफाइस का मतलब क्या है, ओपनिंग। ठीक है, और इस यूरेथ्रल ओरिफाइस से आप बोलोगे सीमन भी निकलता है, और सीमेन के अलावा और क्या निकलता है, यूरिन भी पास होता है। तो कॉमन पैसेज है किसके लिए, ये आप बोलोगे बच्चों, यूरेथ्रल जो ओरिफाइस है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द सीमेन एंड यूरिन। तो दोनों यहां से एक ही ओपनिंग से निकलते हैं इन केस ऑफ मेल्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है और जो आपका कॉर्पस कैवर्नोसम है, इनमें एक और डिफरेंस होता है। कॉर्पस
जो कैवर्नोसम है वो थिकर होता है कंपैरेटिवली टू कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, ये कैसा होता है बच्चों, थिकर होता है, मोटा होता है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर कुछ वेन्स आपको देखने को मिल जाएंगी इस तरीके से, ये वेन हो गई। वेन के अलावा बच्चों डोर्सल वेन है ये। यहां पर ये जो कॉर्ड हैं जो आपको दिख रहे हैं, इनमें क्या क्या दिखेगा, तो देखिए इनके आसपास में जो लेयरिंग होगा, जो लेयरिंग होगा इनके आसपास में, ऐसे हम बना लेंगे, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से लेयरिंग होगा इनके आसपास में। यहां पर भी ये लेयरिंग देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो जो ये लेयरिंग आपको देखने को मिल रही है, यहां पर जब आप बोलोगे कॉर्ड में, तो ये लेयरिंग जो बच्चों है इसका नाम क्या है, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे, जो है आपका कौन सा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वैसे ये भी क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलोगे बच्चों, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, अब इन जो कैवर्नोसा हैं, जो कॉर्पस कैवर्नोसा हैं, इनमें आपको डीप आर्टरी भी देखने को मिल जाएंगी अंदर। ये आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, आर्टरी भी देखने को मिल जाएंगी, डीप आर्टरी भी देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, जो है मैंने जो सेक्शन बनाया है ये क्या है, ईएस ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और मैं लिख के खत्म करूंगा यहाँ पर, जो ये टिप है यहाँ पर, एट द टिप ऑफ, मैं ऐसे समझाऊंगा इसको यहाँ पर, एट द टिप ऑफ, जो टिप है ऑफ ग्लांस पेनिस, जो ग्लांस पेनिस का टिप है, टिप ऑफ ग्लांस पेनिस, ठीक है, a slit like, a slit like, एक छोटा सा slit like external, external urethral orifice, orifice, और इसको दूसरे नाम से जानते हैं यूरेथ्रल मेटस, MEATUS, मेटस। तो यूरेथ्रल मेटस या यूरेथ्रल ओरिफाइस है ना, तो उससे एक जो ये स्लिट लाइक ओपनिंग है उसको हम क्या नाम देते हैं, यूरेथ्रल ओरिफाइस या मेटस। और इससे बेटा क्या निकलता है, तो आप बोलोगे मेल्स के केस में सीमेन प्लस यूरिन दोनों पास होते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, इधर भी इस वाले स्ट्रक्चर में भी। तो होता क्या है, जब पेनिस इरेक्टाइल होता है तो उस समय क्या होता है, जो ये वेन्स होती हैं, ये जो ये आर्टरीज होती हैं, इनमें क्या होता है, ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करता है, बहुत तेजी से भर जाता है, पूरा फिल हो जाते हैं साइनस, जिसकी वजह से वो क्या होता है, इरेक्टाइल हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर, जो आपका एक साथ में दोनों चीजें नहीं निकलती हैं, चाहे सीमेन हो चाहे आप बोलोगे यूरिन हो, तो उस समय होता क्या है, एक जो पैसेज होता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे यूरिनेशन करने को जाता है तो उस समय क्या होता है, जो सीमन का जो पैसेज होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है पीछे से। तो क्या होता है, केवल जो है क्या पास होता है उसमें, केवल यूरिन पास होता है। ठीक है, चलिए, तो ये पेनिस का स्ट्रक्चर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बच्चों जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे एक्सेसरी, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो है वो कितनी है, तो मैंने 3 तरीके की बताई थी आपको। पहला जो बच्चों था वो कौन सा था, आपको पता है, याद भी होगा, मैंने बताया था सेमिनल वेसिकल। प्रॉपर वे में रिवीजन करते रहना आप लोग, बहुत इजी है रिप्रोडक्शन और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है हमारा, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का सेमिनल वेसिकल। ठीक है, दूसरा बच्चों देखिए, दूसरा जो हमारा ग्लैंड है वो कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड।
और तीसरा जो ग्लैंड है वो बच्चों कौन सा है, तो आप बोलोगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दो नाम से जानते हैं इसको, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलोगे कॉपर्स। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया या कॉपर्स ग्लैंड हो गया। अब देखिए सेमिनल वेसिकल, इनका देखते हैं नंबर क्या है, जो क्वेश्चंस बनते हैं एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। तो इनका पूछता है कि कितने नंबर होता है, तो आप बोलोगे एक पेयर, यानी कि 2 होते हैं, एक पेयर ये हो गया। प्रोस्टेट कितना होता है, आप बोलोगे केवल सिंगल 1, ठीक है, पेयर नहीं, केवल 1। और कॉपर्स ग्लैंड कितनी होती, तो आप बोलोगे 1 पेयर। तो आप बोलोगे प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कैसी है, अनपेयर्ड है, केवल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा बच्चों देखिए, जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो 60% पार्ट ऑफ सीमेन को बनाएंगे। तो सीमेन का 60% पार्ट जो है वो बच्चों किसका बना हुआ है, तो आप बोलोगे इसका बना हुआ है सेमिनल वेसिकल का बना हुआ है। ये बच्चों कितना बनाएगा सीमेन का, 25% पार्ट, और ये कितना बनाएगा, तो आप बोलोगे लगभग 1% के आसपास। दूसरी बात, इनका पीएच बच्चों कैसा होगा, अल्कलाइन होगा, नियर अबाउट 7.4 के आसपास। इनका भी पीएच कैसा होगा, अल्कलाइन होगा, और इसके बाद में इनका भी कैसा होगा, अल्कलाइन होगा। तो यानी कि तीनों का सिक्रीशन कैसा है, अल्कलाइन। इसमें देखिए सेमिनल वेसिकल में मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो कौन सा होगा, फ्रक्टोज, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी प्रोडक्शन में। यहां पर सिट्रिक एसिड होगा, यहां पर आप बोलोगे ये क्या क्या कंटेन करेगा, तो यहां पर कुछ म्यूकोप्रोटीन्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्या देखने को मिल जाएगा, म्यूकोप्रोटीन्स देखने को मिल जाएंगी, और ये क्या काम करेंगे अभी आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए फ्रक्टोज के अलावा और क्या होगा, तो आप पढ़ते हो प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल। तो जो यूटेरस की वॉल है, जो यूटेराइन वॉल है, उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। और उसके अलावा इसमें क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, सीमन जब आउटसाइड द बॉडी इजैकुलेट किया जाता है तो वो थिक हो जाता है, ठीक है, और क्लॉट टाइप में बना लेता है। तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होती है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है। इधर आइए आप, यहां पर सिट्रिक एसिड के अलावा और क्या क्या चीजें होंगी, तो फॉस्फेट के अलावा एमाइलेज, एमाइलेज के अलावा कैल्शियम, फॉस्फोजेंस या पेप्सिनोजेन, और बेटा फाइब्रिनोलाइसिन इटसेट्रा। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी इसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में। यहां मैंने बोला म्यूकोपॉलीसैकेराइड होंगे, वो रिलीज होंगे, और इनका काम क्या होगा, तो ये हेल्प करते हैं किसमें, किसमें हेल्प करेंगे, हेल्प्स इन लुब्रिकेट, इसमें हेल्प करेंगे, हेल्प्स इन लुब्रिकेट द डिस्टल मतलब पीछे का जो पार्ट है, डिस्टल यूरेथ्रा, डिस्टल यूरेथ्रा जो होगा पीछे का, उसको क्या करेंगे, ये लुब्रिकेट कर देंगे। क्यों लुब्रिकेट करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होगा, यूरिन आएगा, और यूरिन तो हल्का एसिडिक होगा, और एसिडिक होगा तो वो तो खत्म कर देगा किसको, स्पर्म्स को। तो जब सीमन को आना है, स्पर्म्स को आना है, तो उससे पहले क्या होगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अपना सिक्रीशन निकाल देंगी, और जैसे वो निकालेंगे वैसे क्या होगा, वहां पर जो पैसेज होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रलाइज कर देंगी वहां के एसिडिटी को। तो वही मैंने लिखा, हेल्प्स इन द लुब्रिकेट एंड डिस्टल यूरेथ्रा, है ना, डिस्टल यूरेथ्रा एंड न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज हो गए।
एसिड, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को ऑफ यूरिन। तो यूरिन के एसिड को उसने क्या किया, जो है क्या कर दिया, वो न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर which remains in urethra। तो यूरेथ्रा में जो रह जाता है यूरिन, यूरिनेशन के बाद में थोड़ा बहुत, उसको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड थी, इन्होंने क्या किया, सब ने तीनों ने मिला के क्या बनाया, सीमेन बनाया। ठीक है, तो देखिए इन तीनों के सिक्रीशन को हम मिला लेते हैं, अगर ऐसे समझिए आप लोग, इन तीनों के सिक्रीशन को मिला लेते हैं एसेसरी ग्लैंड के, तो ये तीनों का सिक्रीशन प्लस और क्या, सिक्रीशन ऑफ इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी सिक्रीशन था उसको अगर मिला लेते हैं, है ना, उनके सिक्रीशन को मिला लेते हैं, और बच्चों किसको मिला लेते हैं, स्पर्म्स को मिला लेते हैं, इन सब को मिला लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको अब हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज सीमेन। ये क्या कहलाएगा, सीमेन। क्या कहलाएगा, सीमेन कहलाएगा। ये कैसा होता है, ओवरऑल अगर बात करोगे तो एल्कलाइन नेचर का होता है, 7.2 to 7.7 के आसपास। कितना होता है बच्चों, 7.2 to 7.7 के आसपास होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें और सीमेन से रिलेटेड वो हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, जो सीमेन होता है बच्चों, ये मैंने बता ही दिया, ये एक बार में अगर आप बात करोगे जितना सीमेन निकलता है उसको बोलते हैं इजाकुलेशन। क्या बोलते हैं, इजाकुलेशन, जितना एक बार में सीमेन निकलता है। तो जो इजाकुलेशन होता है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे 2.5 से 5 ml के आसपास इजाकुलेट होता है एक बार में। ठीक है, और उस सीमेन में, इस सीमेन में आपको मिलेगा कितना, तो आप बोलोगे 200 to 300 स्पर्म्स मिलियन स्पर्म्स आर प्रेजेंट। तो एक बार में इजाकुलेशन में, इजाकुलेशन का मतलब क्या है कि एक बार में अगर कोई इंटरकोर्स कर रहा है तो कितना सीमेन पेनिस से बाहर निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इजाकुलेशन। उसका अमाउंट कितना होता है, 2.5 to 5 ml के आसपास, और उसके अंदर कितने स्पर्म मिलेंगे, तो आप बोलोगे 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स मिलेंगे। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, इनका जो है अमाउंट कम हो जाता है। अगर इनका अमाउंट कम हो जाएगा, मान लो इससे अमाउंट इसका कम हो जाए, ठीक है, इससे अमाउंट कम हो जाए, अगर मान लो कहे कि 20 मिलियन पर ml, है ना, तो अगर लेस देन हो जाएगा, लेस देन 20 मिलियन पर ml, तो आप बोलोगे पर्सन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे पर्सन कैसा हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। कैसा हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात इसके बाद में, जो सीमन आपका है उसका जो एल्कलाइन नेचर है वो किसकी वजह से आता है, मिल्की नेचर है वो किसकी वजह से आता है, और जो उसका स्टिकीपन होता है वो किसकी वजह से आता है। देखते हैं यहाँ पर सीमेन की प्रॉपर्टीज कुछ हैं, जैसे हमने बोला सीमेन अल्कलाइन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोल के ही आ रहे हैं हम पीछे से, अल्कलाइन होता है। दूसरा मैंने बोला मिल्की भी होता है, व्हाइट कलर का। ठीक है, मिल्की। और उसके बाद हमने देखा कि वो चिपचिपा भी होता है, स्टिकी भी होता है। तो ये तीनों चीजें हैं किसकी वजह से, देखिए किसकी वजह से, अल्कलाइन नेचर किसकी वजह से होगा, तो ये होगा बेसिकली ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, सेमिनल वेसिकल की वजह से। इसकी वजह से होगा ड्यू टू सेमिनल वेसिकल की वजह से, उसका नेचर कैसा होगा, एल्कलाइन नेचर का होगा। नाउ नेक्स्ट मिल्की, मिल्की क्यों होगा, ड्यू टू प्रोस्टेटिक फ्लूइड। जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है वो जो फ्लूइड रिलीज करती है उसकी वजह से इसका नेचर कैसा होता है, मिल्की होता है, व्हाइट कलर का होता है। उसके बाद देखिए
स्टिकी क्यों होता है? अगर कोई आपसे पूछता है सीमेन स्टिकी क्यों होता है, तो आप बोलोगे ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? सेमाइनल फ्लूइड एंड कॉपर्स ग्लैंड। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सेमिनल फ्लूइड एंड किसकी वजह से? कॉपर्स ग्लैंड। इनकी वजह से क्या होता है? स्टिकी नेचर का होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। ठीक है, चलिए अब जो सीमेन है, जब मेल रिप्रोडक्टिव जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मेल से जब ये सीमेन जो होता है फीमेल में जाता है, जब उसको क्या किया जाता है? इंटरकोर्स के बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में रिलीज कर दिया जाता है, तो आप बोलोगे यहाँ पर फीमेल में जब आएगा सीमेन, तो वहां पर क्या होगा? जो सीमेन होगा वो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल ट्रैक। तो मेन काम सीमेन का ये भी है कि क्या करता है वो? मेल और फीमेल दोनों के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक हैं उनको क्या करेगा? उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो आप बोलोगे इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक environment of male and female tract। तो फीमेल और मेल दोनों के ट्रैक में जो एसिडिटी है यूरिन की वजह से, उसको क्या करेंगे? ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये मेन सीमेन का एक काम। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों हम हार्मोनल एक्शन देखेंगे, किस तरीके से हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको जरा अब हम लोग स्टडी करें। ठीक है, अभी तक यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक पॉइंट और थोड़ा बता देता हूं, शायद कहीं मिल जाए आपको। एक और ग्लैंड्स होती हैं जिनका नाम होता है ग्लैंड्स ऑफ टाइसन। ग्लैंड ऑफ टाइसन, या बच्चों इसी को बोलते हैं प्रीप्यूशियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड ऑफ टाइसन या प्रीप्यूशियल ग्लैंड। ये ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट होती हैं? तो जो पेनिस का नेक रीजन होता है वहां पर कुछ म्यूकॉइड सिक्रीशन होता है और उसको हम बोलते हैं स्मेग्मा। क्या बोलते हैं? स्मेग्मा। स्मेग्मा। देखिए क्या होता है स्मेग्मा। तो आप बोलोगे जो पेनिस है, पेनिस के नेक रीजन पे, पेनिस के नेक रीजन पे क्या देखने को मिलेगा? वहां पर एक सिक्रीशन देखने को मिलेगा, और जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज स्मेग्मा। क्या बोलेंगे उसको? नोन एज स्मेग्मा। क्या बोलेंगे उसको? स्मेग्मा बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद में हार्मोनल कंट्रोल, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल। हालांकि मैं आगे भी डिस्कस कर चुका हूं ये सब कुछ। तो देखिए अब एंडोक्राइन में थोड़ा चलते हैं हम लोग। ये हमारा हाइपोथैलेमस, सब पढ़ चुके हैं हम लोग केमिकल कंट्रोल में। हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है बच्चों? तो आप बोलते हो GnRH। फुल फॉर्म क्या था? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कहा जाएगा? तो आप बोलोगे एंटेरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। और कहा जाएगा? अब वहां से क्या निकलेगा? तो आप बोलोगे एक तरफ निकलेगा आपका LH, जिसका नाम है लूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है बच्चों? लूटिनाइजिंग हार्मोन। और दूसरा बच्चों क्या निकलेगा? FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब मैं बता चुका हूं 11th में आपको। ठीक है, ये जाएगा एक्ट करेगा किस पे? लीडिंग सेल्स पे। इस पे एक्ट करेगा लीडिंग सेल्स पे, और उनसे क्या बोलेगा? आप निकालो क्या? टेस्टोस्टेरोन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? मेल एंड्रोजन। ये निकालने लगेगा टेस्टोस्टेरोन या मेल एंड्रोजन। ये एफएसएच किसके पास में जाएगा? तो ये जाएगा सर्टोली सेल्स के पास में। जो सर्टोली सेल्स हमने पढ़ी थी ना, उनके पास जाएगा, और उनसे क्या बोलेगा? क्या निकालो आप? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो पहले मैंने बताया था। और ये क्या करेगा? कॉन्सेंट्रेट कर देगा। किसको कॉन्सेंट्रेट करेगा? टेस्टोस्टेरोन को। दूसरा क्या करेगा? ये सर्टोली सेल्स जो स्पर्मेटोगोनिया है,
जो स्पर्मेटोगोनिया है उनको डेवलप करवाएगा कि उनसे जल्दी से जल्दी स्पर्म बन पाए। और तीसरा क्या निकलता है यहाँ से, इनहिबिन। इनहिबिन क्या है, एक हार्मोन है जो ये क्या करेगा, ये बेटा जो है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा जब ज्यादा हो जाएगा एफएसएस तो इनहिबिन सर्टोली सेल्स इनहिबिन निकालने लगेगी, और इनहिबिन क्या करेगा, इसके पास जाएगा, कहेगा कि आप मत निकाल लो, अब जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, इसके बाद में जो आपका ये टेस्टोस्टेरोन का अगर लेवल मान लो ज्यादा हो जाता है तो ये भी क्या करेगा, ये भी जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा नहीं चाहिए हमें, हाइपोथैलेमस से कहेगा नहीं चाहिए हमें जीएनआरएच, आप बंद कर दो। तो ये क्या हो गया, हार्मोनल रेगुलेशन हो गया किसका, आपके जो है रिप्रोडक्टिव मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनका। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, तो आप बोलोगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या एसेसरी ग्लैंड्स के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें भी सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स क्या होते हैं, जैसे मूछें आ जाने, है ना, बियर्ड आ जाना, ठीक है, फेशियल हेयर आ जाना, एक्सिलरी हेयर्स आ जाना, ठीक है, गोनाड्स का डेवलपमेंट हो, तो मतलब प्यूबर्टी को अटेन करवा देता है वो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं बच्चों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से, कुछ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ में, और वहां पर हम लोग डिस्कस करने के बाद फिर डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, मेल के बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।